देखो, पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र की जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी? मानव पाचन तंत्र, इसकी संरचना आपके सामने बनी हुई है। इसके जो भाग हैं वो मैं एक एक आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मुख की। जो मुख है इसमें भोजन का क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं तो मुख में जो दांत होते हैं इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और जो दांत हैं उनकी संख्या, दांत 4 प्रकार के होंगे। पहला है चवर्णक, सबसे पहले बात करते हैं अपने कृतनक, रदनक, अर्धचवर्णक और चौथा है चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं मुख में, कृतनक, रदनक और अर्धचवर्णक और चवर्णक। इसको कृतनक को कैनाइंस, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। इंग्लिश में इनका नाम यह है, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। इनकी जो संख्या होती है ऊपरी और नीचे के जो जबड़ा होता है ना उनमें, कृतनक जो दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में भी 2 होते हैं। जो इंसीजर टीथ होते हैं, कृतनक, जो काटने के काम आते हैं। कोई भी चीज हम काटते हैं तो सामने वाले दांत से काटते हैं, कृतनक बोलते हैं उनको। और उनको काटने के लिए ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में 2। रदनक, ये 2 दांत ऐसे होते हैं, कैनाइंस बोलते हैं इंग्लिश में इनको। इनका काम चीड़ फाड़ करने का होता है। और ये दांत जो होते हैं रदनक के बिल्कुल कृतनक के बिल्कुल बगल में होते हैं। इनकी आगे की सतह नुकीली होती है जो चीड़ फाड़ करने के काम आती है। इनकी संख्या प्रत्येक ऊपर और नीचे के जबड़े में 1-1 होती है। इसके बाद में अर्धचवर्णक। अर्धचवर्णक जो दांत होते हैं भोजन को मोटा पीसने के काम आते हैं, और इनकी संख्या भी 2-2 होती है। इनकी संख्या भी ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में भी 2। और लास्ट में जो चवर्णक दांत होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो होती है ऊपर के में 3 और नीचे के में 3। इस प्रकार से टोटल हमारे दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। ये भोजन को लुगदीदार बना देते हैं पीस करके, और उसमें भोजन में लार मिला देते हैं। इस लार में जो एंजाइम होते हैं, लार में जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम होते हैं वो ये होते हैं 2। इसका भी क्वेश्चन अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर लिया था उसमें पूछा गया है। लार में जो एंजाइम होता है एक तो टाइलिन एंजाइम और एक होता है अल्फा एमाइलेज। ये दोनों एंजाइम लार में उपस्थित होते हैं जो भोजन के साथ में मिल जाते हैं और भोजन का आंशिक पाचन करते हैं। मुख में भोजन का आंशिक पाचन होता है, और ये दोनों एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही काम करते हैं। क्षारीय माध्यम में ही ये सक्रिय होते हैं। इनका काम सिर्फ क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन करना है। जैसे ही भोजन मुख से और अंदर जाएगा, तो अंदर की बात करें तो यहाँ पर ग्रसनी होती है, और ये ग्रसनी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो कंठ ग्रसनी, एक नासा ग्रसनी, एक मुख ग्रसनी। कंठ ग्रसनी श्वास नली की ओर जाती है, और कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी को अलग करने के लिए एक यंत्र लगा होता है, और उस यंत्र को कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स
लैरिंग्स ये यंत्र होता है और इस लैरिंग्स को ही हम स्वर यंत्र बोलते हैं। और मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी जो होती है, वो मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी को अलग करने के लिए इस लैरिंग्स पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है और उस ढक्कन नुमा संरचना को बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बोलते हैं उस संरचना को। यह ढक्कन इस लैरिंग्स के ऊपर या कंठ ग्रसनी के ऊपर रखा हुआ होता है। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन कंठ ग्रसनी से रोकने के लिए मुख ग्रसनी में सीधा जाने के लिए उस ढक्कन को ढक दिया जाता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो वो ढक्कन ऊपर उठ जाता है और सांस अंदर चली जाती है। इसका मतलब ये भोजन को कंठ ग्रसनी में रोकने का कार्य करता है, ये ढक्कन, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। लैरिंग्स एक स्वर यंत्र होता है जो हम बोलते हैं ना, उसके स्वर उत्पन्न करता है। उसमें स्वर रज्जु होते हैं जो कंपन करते हैं। जैसे हम अंदर से सांस बाहर आती है तो वो स्वर रज्जु कंपन करते हैं और कंपन करते हैं तो क्या होता है, उनमें से स्वर उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं अपन ग्रास नली की। जो भोजन है, लुगदीदार जो भोजन है, वो सीधा ग्रास नली से और कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय, स्टोमच बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अमाशय में आ जाता है। अमाशय के भाई 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भागों से पहले अपन एक बात यहां पर इस चीज को और समझ लेते हैं। देखो, इस अमाशय के दोनों साइड में अवरोधनी लगी हुई होती है, स्फिंक्टर बोलते हैं, संकुचक, जो भोजन को आने जाने का कार्य को रोकते हैं। देखो, जब भोजन ग्रास नली से अमाशय में आता है तो ग्रास नली का जो अवरोधनी है, ये भोजन को ग्रास नली से अमाशय में तो आ जाने देती है, लेकिन अमाशय से भोजन को वापस ग्रास नली में नहीं जाने देती है। इसका मतलब होता है कि ये इसमें जब भोजन आ जाता है तो ये भोजन वापस ग्रास नली में रोकने के लिए इस अवरोधनी का उपयोग किया जाता है। हाँ भाई, इसके बाद में जब भोजन यहां पर 3 भाग हैं अमाशय के, जठर आगमी भाग, फंडिक भाग और जठर निर्गमी भाग। जब भोजन यहां पर अमाशय में आता है तो जठर आगमी भाग में एक रस पाया जाता है। जठर आगमी भाग में एक रस पाया जाता है जिसको लाला रस बोलते हैं या जठर रस भी बोलते हैं। अमाशय की बात करें तो अमाशय के 3 भाग हैं। जठर आगमी भाग, दूसरा फंडिक भाग, तीसरा जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग, जठर आगमी भाग में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो इसमें जठर रस उपस्थित होता है जिसको लाला रस भी बोलते हैं। इस जठर रस में जो अम्ल उपस्थित होता है वो होता है HCl अम्ल। अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस भोजन को जैसे ही ये ग्रास नली से अमाशय में आया, इसकी pH क्षारीय थी, इसकी pH क्षारीय थी, लगभग 7 से 8 के बीच में थी इसकी pH। जो मुख की pH होती है ना वो क्षारीय होती है। इसका मतलब भोजन की pH क्षारीय थी, 7 से 8 के मध्य में थी। 7 से 8 के मध्य में ये pH घट करके 1 से 2 हो जाती है। कहाँ, अमाशय के अंदर। भोजन की pH अब हो जाती है 1 से 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य हो जाती है। इसका मतलब अब जो भोजन आया था अमाशय में वो अम्लीय हो गया। और मैंने ये कहा था कि भाई मुख में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्षारीय माध्यम में ही काम करते हैं, अम्लीय माध्यम में वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय। तो भोजन के साथ में जो ये 2 एंजाइम थे, एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम जो मैंने बताए थे, ये अमाशय में आते ही क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे और भोजन का पाचन करना बंद कर देंगे। अब इसमें इस भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया, इस भोजन में
एक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये एंजाइम इनमें मिल जाते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन का कार्य करता है। अब भोजन यहां पर देखो, ये तीनों एंजाइम वसा और प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसका मतलब वसा और प्रोटीन को तोड़ते हैं। एक बात बताऊं आपको मैं, यहां पर वसा का पाइसीकरण भी होता है अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर वसा का पाइसीकरण कैसे होता है? पाइसीकरण क्या है? अगर मैं 1 गिलास पानी में और 10 बूंद तेल की डाल दूं तो वो तेल इकट्ठा दिखेगा, और उसी तेल को मैं किसी डंडी लेकर के और जोर से हिलाऊं तो उस तेल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उसी को कहते हैं पाइसीकरण। तो यहां पर जैसे ही अमाशय में वसा का कोई पदार्थ आता, वसीय पदार्थ आता है, यहां पर उस वसीय पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिसको कहते हैं वसा का पाइसीकरण। तो वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो ये लाइपेज एंजाइम उन छोटे छोटे टुकड़ों पर कार्य करता है, और छोटे छोटे टुकड़ों पर कार्य करने से ही वसा का पाचन होने लग जाता है। अब इसके बाद में भोजन अपने पास में यहां पर अम्लीय था। अब यहां पर जठर निर्गमी अवरोधनी जो है, ये भोजन को इस ड्यूडिनम, ग्रहणी बोलते हैं इसको, ग्रहणी ड्यूडिनम, इसमें इस भोजन को भेज देती है। देखो ये जो भाग है ग्रहणी, ये छोटी आंत का भाग है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये छोटी आंत है। ये छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। तो जठर निर्गमी जो भाग है या जठर निर्गमी जो अवरोधनी है, इस भोजन को अमाशय से ग्रहणी में तो आने देती है, लेकिन ग्रहणी से वापस अमाशय में नहीं जाने देती। अब जैसे ही भोजन यहां से इस इंस्पेक्टर से या अवरोधनी से जैसे ही छोटी आंत या ग्रहणी में आएगा तो यहां पर यकृत जो है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि, इसमें ये पित्ताशय होता है, और पित्ताशय में पित्त रस स्रावित होता है। पित्ताशय जो होता है ना, पित्ताशय में पित्त रस स्रावित होता है, और पित्त रस में ज्यादातर मात्रा में NaOH या क्षारीय पदार्थ उपस्थित होता है, और इस पित्त रस का रंग होता है पीला, पीला रंग होता है। तो ये जैसे ही क्षारीय पदार्थ इस ग्रहणी के भोजन में मिलेगा तो जो यहाँ पर pH 1 से 2 थी, अब यहाँ पर pH बढ़ करके वो 7 से 8 के बीच में हो जाती है। छोटी आंत में जैसे ही यहाँ पर भोजन आया तो ये pH 7 से 8 के मध्य में कौन कर देता है? पित्तरस कर देता है इसका pH। तो यहाँ पर जो पाचक एंजाइम कार्य कर रहे थे अम्लीय माध्यम में, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय हो जाएंगे, भोजन का पाचन बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जब भोजन पचित मात्रा में होगा और वो ग्लूकोज के रूप में बदल जाएगा। अब बात करते हैं कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत के अंदर बहुत सारे रसांकुर पाए जाते हैं, और उन रसांकुरों में छोटी जो आंत है, छोटी आंत, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं और भोजन का ये रसांकुर अवशोषण करते हैं। ये रसांकुर क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं। अब जब ये भोजन का अवशोषण करते हैं बेटा, तो क्या होता है? यहां पर भोजन का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। अब एक बात बताओ, यहां पर लगातार ग्लूकोज बन रहा है, और संपूर्ण ग्लूकोज का उपभोग मानव शरीर एक साथ में करता नहीं है। तो यहां पर एक ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में कोशिकाएं पाई जाती हैं अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा ग्लूकेगोन, बीटा कोशिका जो होती है वो इंसुलिन, ये दो कोशिकाएं जो होती हैं इन दो हार्मोनों का स्रावन करती हैं। हार्मोन है ये, एंजाइम नहीं है।
ये हार्मोन है, इन दोनों का स्राव होता है। अब जो ग्लूकेगोन है, ये ग्लूकोज को, सॉरी इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को, इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसका मतलब जो शर्करा का स्तर बढ़ रहा है या ग्लूकोज का जो स्तर बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन हार्मोन का होता है। अब बाई चांस अगर हम भोजन नहीं करें, हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, और ग्लूकोज की आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोरेज था, ग्लाइकोजन जो स्टोरेज था, वो ग्लाइकोजन उस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकेगोन हार्मोन ग्लूकोज में बदल देता है, और इस ग्लूकोज का रसांकुर अवशोषण कर लेते हैं, और ये सारा ग्लूकोज हमारी जो जितनी शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनके पास में रुधिर द्वारा पहुंचा दिया जाता है इस ग्लूकोज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मधुमेह रोग, शुगर का रोग। शुगर है गई भाई आके, तो इसका मतलब शुगर होने का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। और इस रोग को दूर करने के लिए लोग बाग इंसुलिन की गोलियां, इंसुलिन का इंजेक्शन वो लेते हैं। इस प्रकार से यहां पर ग्लूकोज का स्तर कंट्रोल होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, जब ये भोजन छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत के अंदर आता है तो इस भोजन के साथ में जल उपस्थित होता है, और बड़ी आंत में यहां पर जो बड़ी आंत है इसके अंदर क्रिस्टी पाई जाती हैं, और ये क्रिस्टी इस भोजन के अंदर से जल का अवशोषण कर लेती हैं, और जो अवशिष्ट भोजन है वो ठोस गोलों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और उसे मल द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। बात करते हैं, यहां पर एक छोटी सी चीज है, ये इसको बोलते हैं अधनाल। ये मानव आहार नाल का अवशेषी अंग है। अधनाल मानव आहार नाल का अवशेषी अंग क्यों है? क्योंकि प्राचीन काल में मानव पेड़ पौधों की पत्तियां खाता था, तब इसका उपयोग होता था। पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं उनमें ज्यादातर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं द्वारा होता है, और वो जीवाणु इस अधनाल में पाए जाते हैं। जैसे ही अगर भोजन बाई चांस जो अवशिष्ट भोजन है अधनाल में प्रवेश कर गया तो ये जीवाणु इस भोजन को सड़ाते हैं, और भोजन को सड़ाने से इसका जो अंतिम भाग है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, ये इसमें मवाद पड़ जाती है और पेट में दर्द होने लग जाता है। तब कहते हैं भाई या कि तो अपेंडिक्स की नस बढ़ गई, तो डॉक्टर से क्या कहते हैं भाई मेरी अपेंडिक्स की नस को ऑपरेशन कर दो, तो वो डॉक्टर इसको बड़े आसानी से काट देता है, क्योंकि ये कोई काम नहीं आ रहा, इसलिए इसको अवशेषी अंग बोलते हैं। इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र की ये संरचना है।